जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार आप सभी को। एक बार फिर से बात करेंगे। आज हम महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आए हुए हैं जो कि है खोटा गद्य साहित्य का। खोटा गद्य साहित्य की आज हम बात करने वाले हैं। उसमें से आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल पे। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास और आप आसानी से इन सारे वीडियोज़ को कवर कर पाएंगे। बता दें कि ये चैनल स्पेशली आपका खोटा स्पेशल है। खोटा के लिए आपको हर तरह के वीडियोज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार हमारे साथ जुड़ के देखें, आपको निश्चय ही यहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा और आपको यह हमसे जुड़ करके और इस परिवार से जुड़ करके आपको निश्चय ही बेनिफिट नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। हम बात करेंगे एक एक करके सारी कहानी संग्रह को। कहानी संग्रह में भी हम जिस कहानी की बात करेंगे उसमें से हम कवर करेंगे उसके जितने भी बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या क्या उसका आधार हो सकता है, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ उसमें जितने भी कहानी वगैरह हैं उन सभी कहानियों को एक एक करके हम कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। तो अगर बात करेंगे तो आज मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे छाहर कहानी संग्रह की। तो सबसे पहले बता दें कि छाहर जो है, छाहर यह आपका स्पेशली जो दे रखा है वो झारखंड सचिवालय के सिलेबस में आपको दे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हम पहले बता दे रहे हैं कि ये JSSC CGL के लिए जो होगा वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो JSSC CGL के लिए हो सकता है कि आप लोगों ने लगभग तो लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ के रखा होगा जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन इतना जान लें कि अभी एग्ज़ाम्स में जैसे आज का ही आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें से ये निश्चय कर दिया गया है, ये क्लियर कर दिया कि आपका जो अब एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका जून माह के अंतिम सप्ताह में होगा। यानी जून माह के अंतिम सप्ताह कह सकते हैं कि जून लास्ट में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो आपका अपनी जो मई में एग्ज़ाम होने वाला था वो मई में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छाहर। तो छाहर ये ना एक केवल कहानी है, यह एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का अर्थ होता है सपोज दैट किसी एक कहानी संग्रह है छाहर और इसमें कई सारे और अन्य भी कहानियाँ इसमें शामिल है। यानी छाहर एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक पुस्तक है और इसमें से फिर अलग अलग कहानी है। जैसे अगर बात करेंगे छाहर हो गया, फिर अगर बात करेंगे आगे तो बौनेक लोर हो गया, फिर अगला तीसरा जो है वो हम कैसे जियब, फिर बुबा एगो कहानी कह दे, समय कटवा ताश खेला, गुरुजी की फिकीर। इस तरह से जो वो अलग अलग कहानी इसमें दिया हुआ है। तो ये इसमें अगर बात करें कुल कहानियों की तो उन चीज़ों को भी हम सारे चीज़ कवर करते चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके लेखक से। तो अगर बात करें छाहर कहानी संग्रह की तो इसके लेखक जो है वो चितरंजन महतो चित्रा है। इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। अब लेखक की बात आती है तो थोड़ा सा लेखक परिचय से संबंधित हमको जानना आवश्यक बनता है और साथ ही साथ यहाँ से आपके प्रश्न भी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। चितरंजन महतो चित्रा का जन्म जो होता है वो 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम घनेनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो बड़की लारी रामगढ़ में इनका जन्म होता है चितरंजन महतो चित्रा का। बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो शुरुआती शिक्षा अगर बात करें कि मैट्रिक इंटर की शिक्षा जो होता है वो केबी हाई स्कूल लारी से ही होता है। 1960 में ये करते हैं मैट्रिक, फिर उसके बाद इंटर करते हैं और बीए जो है वो ज्योग्राफी ऑनर्स से करते हैं रांची कॉलेज रांची से 1964 में। उसके बाद फिर एमए करते हैं 1966 में। पेशा से ये बता दें कि अलग अलग स्कूलों में ये हाई स्कूल में ये शिक्षकों के पद पर कार्यरत रहते हैं और आगे भी इन्होंने खोटा के क्षेत्र में कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। बात करें इनके विशेष कुछ भूमिकाओं के बारे में तो रांची विश्वविद्यालय जो कि स्थापना होता है 1982 में। रांची विश्वविद्यालय यहाँ पे कहने का अर्थ है रांची विश्वविद्यालय नहीं, रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग जो है ना, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो है उसकी स्थापना 1982 में होता है। ऐसे तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में ही हो जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर के, भाषा विभाग को लेकर के। तो इसमें से जो अतिथि खोटा प्राध्यापक बनाया जाता है वो 1984 में इनको अतिथि खोटा प्राध्यापक, कहने का अर्थ है कि जब इसमें अस्थायी रूप से जब प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई थी उस समय ये जाकर के 1982 से लेकर के 1984 तक ये जाकर के अतिथि प्राध्यापक के रूप में ये कार्यरत वहाँ पे रहे। फिर इस तरह से इनके सम्मान की बात करें तो खोटा भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा 2010 में जव जिनकी खोटाएं सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2010 में इनको सम्मानित भी किया गया। इनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो इनकर भाषा शैली सरल सुपट प्रवाहमय और आकर्षक है।
यानी जिनको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दावली का प्रयोग ये नहीं करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में इनका लिखा हुआ रचना आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इनके अध्यापन की, जैसे हमने बात की ये पेशा से शिक्षक थी, अलग अलग स्कूलों में इन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। तो इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं, ये सारा आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। 1970 में ये माराफारी उच्च विद्यालय में ये टीचर के पद पर कार्यरत होते हैं। फिर 1972 में कूरा चास उच्च विद्यालय में, फिर 1972 में रामगढ़ केंट उच्च विद्यालय में, फिर 1995 में दांतु उच्च विद्यालय, और 31 जनवरी 2006 में ये प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं। जब ये 2006 में कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त होते हैं, उस समय वो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के रूप में कार्यरत रहते हैं। 1984 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा अकादमी रांची में ये कह सकते हैं कि प्राध्यापक के रूप में, ये प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत रहते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन जो है वो मान सकते हैं कि इस तरह से चितरंजन महतो चित्रा का ये जीवन शैली है, और उनकी कह सकते हैं कि एक जीवन का एक बैकग्राउंड जो है वो फुलफिल एक तरह से देखा जाए तो कम्प्लीटली आपको हमने बता दिया एक हाईलाइटेड टॉपिक में, जहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। ऐसे आप इनको लिखना चाहें तो काफ़ी विस्तार रूप से आप लिख सकते हैं। तो खैर चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे इनके द्वारा प्रकाशित कुछ कृतियाँ। तो इनके द्वारा कुछ प्रकाशित कृतियाँ की अगर बात करें तो जिंदगी टोह ये खोटा उपन्यास है। और बता दें कि खोटा में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है जिंदगी टोह, जो कि चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। छाहर यह एक कहानी संग्रह है। और महराय अगर बात करें तो खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन या प्रस्तुतिकरण है, महराय में मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा चितरंजन महतो चित्रा के जीवन शैली के बारे में, उनसे जुड़े जो भी रचनाएं थी, उनका शिक्षा कैसा रहा है, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं छाहर कहानी संग्रह की। छाहर कहानी संग्रह की अगर बात करें तो इसके लेखक सबसे पहले हमने बात कर लिया चितरंजन महतो चित्रा है। इसका प्रकाशन जो होता है छाहर कहानी संग्रह का 2007 में होता है। इसके प्रकाशक है खोटा भाषा संस्कृत साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। इनमें अगर बात करें कहानियों की संख्या तो इसमें कुल 10 कहानी है। तो यहाँ से आपको चार प्रश्न तो यहीं से आपके सीधे बनेंगे कि छाहर कहानी संग्रह के लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 2007 में। इसके प्रकाशक कौन है, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद अकादमी रामगढ़। इनमें कहानी कुल कितने कहानी को शामिल किया गया है, या तो छाहर किताबें कई गो कहानी है, तो 10 गो कहानी है। कौन कौन से कहानी है, चलिए एक बार उन सारी कहानियों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इनमें से जो कहानियों की संख्या है वो 10 है। कौन कौन सी कहानी, तो छाहर, बोनेकलोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कही दे, गुरु जी फिकीर, समय कटवा ताश खेला, और उसके बाद है सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नावा जमींदार और देवता के खाए गले डाकिन। इस तरह से इनमें से जो है वो टोटल 10 कहानी इसमें देखने को मिलता है। अगर बात करें ये 10 कहानी में से जो सबसे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो पहला छाहर और अंतिम बनता है देवता के खाए गले डाकिन। यहाँ से 2 सवाल आपसे बन सकते हैं कि इसके पहली कहानी कौन है, तो छाहर है, और एक आखिरी कहानी कौन है, तो देवता के खाए गले डाकिन। जहाँ जहाँ से सवाल बन सकते हैं उन चीज़ों को हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। आप ध्यान से एक बार पूरा लास्ट तक आप सिर्फ वीडियो में बने रहें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आगे एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में छूटेगा, ये हमारा दावा है। इसके अलावा और भी आगे जब हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जब हम टेस्ट सीरीज इसमें शामिल करेंगे, हम अपना टेस्ट जो है वो जल्द ही इसमें लॉन्च करेंगे। और जब इसमें टेस्ट सीरीज में आपको 10 से 15 टेस्ट सीरीज ऐसे एग्जाम के टाइम पे मिलेगा, जो अगर वो 10 से 15 टेस्ट सीरीज करके जाएंगे तो आपको लगभग 50 to 60% सवाल वहीं से आपको हूबहू नजर आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे बात चलते हैं। अगला बात करते हैं कुछ इनके अन्य तथ्यों की। अगर बात करें जैसे छाहर कहानी संग्रह की अन्य तथ्य, तो इनके जो मंतव्य लिखवैया है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। इसके लेखक परिचय जो है वो वासुदेव महतो है, और एक बात लिखवैया जो है वो गोविंद महतो जंगली है। अब यहाँ से सवाल उठ सकता है कि ये सारा इनका काम क्या होता है। जब हमने देख लिया कि चितरंजन महतो चित्रा ने इस कहानी संग्रह को लिख दिया, तो फिर ये सब क्या कर रहे हैं। तो बता दें कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि इस नाटक की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया। आपने पढ़ लिया कि ये नाटक अजगर नाटक है। अजगर नाटक को किसने लिखा है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज ने लिखा। चलो अब तो डाह नाटक किसने लिखा, सुकुमार ने लिखा। लेकिन वहीं से सवाल घुमा फिरा के पूछ देता है कि इसके द्वितीय प्रकाशन में जो भूमिका लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो उसका आंसर जो होता है वो BN ओहदार होता है। तो ऐसे सवाल में से आप फंस सकते हैं। कई बार सवाल जो वो घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि उसके लेखक कौन है, हो सकता है कि उसकी भूमिका के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि उसके लेखक परिचय के बारे में पूछ ले,
या तो मंतव्य लिखवैया कौन है, या एक बात लिखवैया कौन है। तो कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। इन सारे चीज़ों को आप कवर कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगले सवाल, अगला हम बात करेंगे जो इस कहानी की बात करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले तो छैहर कहानी संग्रह में जो पहली कहानी हम बात करेंगे वो करेंगे छैहर की। तो छैहर किताब जो कहानी संग्रह है, इसका कहानी का पहला नाम भी छैहर ही है, तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा जब कहानी की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा कहानी का संक्षेप जानना आवश्यक है। आखिर में इस कहानी का संक्षेप है क्या, क्या सार है। तो यह संग्रह की पहली कहानी है। सबसे पहले तो यह आपको ध्यान रखना कि छैहर कहानी संग्रह की पहली कहानी जो है वो छैहर है। मुख्य पात्र अगर बात करें इसमें, कुल पात्र यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। सबसे पहले कुल पात्र बात करते हैं, कुल पात्र अच्छा होगा। कुल पात्र अगर बात करें तो इसमें कुल है 5 है, और रोहन और मोहन इसमें मुख्य पात्र है। रोहन और मोहन जो इसमें मुख्य पात्र है। कुल पात्रों की संख्या अगर बात करें तो 5 है। कहने का पात्र मतलब यानी 5 लोगों का जिक्र इस कहानी में है। मात्र 5 आदमी का जिक्र किया गया है, उसके अलावे इसमें किसी का नाम नहीं आता है। ये पांचों नाम एक एक करके हम बता देते हैं। ये पांचों नाम हम बता देते हैं। सबसे पहला आता है रोहन, मोहन, सूर्य नारायण चौधरी, गुरुजी देवनारायण चौधरी और छगन साव। ये 5 ही आपको इस पूरे कहानी में आपको नजर आने वाले हैं। ये पांचों के बारे में सिर्फ आपने समझ लिया, ये कहानी में फिर कुछ भी नहीं बचता है। एक एक करके हम सारे चीज़ों को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले रोहन। तो रोहन कौन होता है, तो गांव का एक मजदूर होता है, मजूरा जो कि मजूरे करता है। और यह सूर्य नारायण चौधरी जो कि गांव का एक जमींदार होता है, उसी के यहाँ ये कार्य करता है। लेकिन बता दें कि जो सूर्य नारायण चौधरी जो होता है, वो कह सकते हैं कि शुरू से ही ऐसा होता है कि जो इसके पिता का नाम बिरजू चौधरी होता है, जो सूर्य नारायण चौधरी के पिता का नाम, जिसको सुरजू बाबू के नाम से भी जाना जाता है, या तो सुरजू चौधरी के नाम से, या एक शॉर्ट फॉर्म में वो कह सकते हैं कि जो गांव देहात की भाषा में एक शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है ना, तो उसी तरह से इनका सुरजू बाबू भी कहा जाता है। जमींदार ये रहते हैं गांव के, और इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो क्या रहता है, बिरजू चौधरी रहता है। तो याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है यहाँ से कि ये ऐसे इनके साथ तो रहते हैं, लेकिन ये गलत आदतों से लिप्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जो वो देखने को मिलता है, जो स्वाभाविक बात है कि जैसे आप संगति में रहेंगे वैसा प्रभाव आपके जीवन में भी जरूर पड़ता है। तो इसी का असर कहीं ना कहीं रोहन पे भी पड़ता है, और इनको जो है वो कई तरह के गलत आदतों का कह सकते हैं कि गलत आदत लग जाती है, जैसे दारू पीना, शराब वगैरह पीना, और भी कई तरह के गलत आदतों का लत लग जाता है। साथ ही साथ वो उस तरह के परिवेश नहीं मिल पाता है जहाँ से ये अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उस तरह का परिवेश इनको नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर एक पात्र होता है मोहन, जो कि ये भी एक मजूरा ही है, और दोनों गांव का एक गोतिया रहता है। अब समझ रहे हैं कि ये दोनों गांव का एक ही गोतिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गोतिया और गोतिया तो आप सभी को पता ही है कि कैसा चलता है कट्टरपंथी में, क्योंकि एक अगर गोतिया अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा गोतिया तो तुरंत उसका पैर खींचने के लिए तैयार रहता है कि अगर आखिर में वो आगे काहे बढ़ रहा है और हमारा स्थिति इस तरह से काहे है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी मिलता है। मोहन जो रहता है वो गाँव के ही गुरुजी देवनारायण चौधरी के साथ इनका उठना बैठना रहता है, और इनको जो है वो अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छे गुण विकसित होते हैं इनमें। और दोनों में क्या है कि यहीं से फ़र्क होना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से फ़र्क नज़र आता है। और रोहन अपने बाल बच्चों को जो है वो अच्छे से ना ही अच्छा शिक्षा दे पाते हैं, ना ही अच्छा उनको भोजन मिल पाता है, और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में, ना ही वो अपना शराब का सेवन करने के कारण से इसका शरीर जो है रोहन का, वो भी धीरे धीरे जो वो कह सकते हैं कि खराब होता चला जाता है। जबकि एक दूसरे तरफ उल्टा अगर बात करें तो मोहन की दैनिक जीवन भी धीरे धीरे सुधरता नजर आता है। इनका शरीर भी काफ़ी हष्ट पुष्ट होता है, और साथ ही साथ इनके बच्चे भी हैं, वो भी क्या है कि पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए रहते हैं। तो देखता है, यही देख करके रोहन जो वो रोता है कि आखिर में हम दोनों एक ही साथ हैं, एक ही गांव के हैं, लेकिन इसका स्थिति जो वो लगातार अच्छा होता जा रहा है, और मेरी स्थिति जो है वो इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है। तो इसके लेकर भी कह सकते हैं कि रोहन काफ़ी रोता है और काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी करता है। फाइनली जो वो कह सकते हैं कि मोहन के पास पहुंचता है कि आखिर में क्या तुम्हारे पास क्या ऐसा गुरु मंत्र मिला है जिससे तुम्हारा जीवन जो इतना सफल नज़र आ रहा है, और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और 2-3 पात्र हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर तीसरा आता है सूर्य नारायण चौधरी, जिसको सूर्यू बाबू कहा जाता है, जो कि गाँव के एक जमींदार होते हैं। पिता इनका होता है, इनके पिता का नाम बिरजू चौधरी होता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि जो थोड़ा
बिगड़े बाप के औलाद जो होते हैं ना, वो थोड़े इसी टाइप के करते हैं। यानी जो ज़रूरत पड़ा 5 रुपये का, घर में बोला कि पिताजी हमको 5 रुपया चाहिए, पिताजी की तरफ से 10 रुपये मिल गया। अब ये आप समझिए कि पिताजी को मांगा था उसने कितना, 5 रुपया, उसको मिल गया 10 रुपया। यानी ये 5 रुपया जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब वो बच्चा क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा में ही खर्च करेगा ना। और यही एक्स्ट्रा खर्च क्या होता है, वो गलत आदतों में कह सकते हैं कि गलत तरीके से उसका उपयोग करता है, और यहीं से उसके जीवन का जो अंत होना जो है वो शुरुआत हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से जीवन शैली जो रहता है वो सूर्य नारायण चौधरी का भी रहता है। इनके पिताजी के द्वारा हर जो भी चीज़ें मांगी जाती है वो सारा चीज़ इनको पूरा किया जाता है। तो सारी चीज़ें पूरा होने के कारण से क्या होता है, तो यही कारण है कि ये धीरे धीरे इसका आदत जो वो गलत हो जाता है, और धीरे धीरे ये गलत आदतों में से लिप्त होते हैं। और इसी का असर जो वो रोहन पे भी पड़ता है, क्योंकि इसके साथ उठना बैठना रोहन का रहता है। जबकि दूसरी ओर अगला पात्र जो आता है वो गुरुजी देवनारायण, जो कि गांव के एक भले सज्जन मास्टर रहते हैं। इनका उपनाम अगर बात करें तो देवा चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि सूर्य नारायण चौधरी को सुरजू बाबू कहा जाता है। ये दोनों से सवाल जो वो घुमा फिरा के किसी तरह से पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना करें। अब देखिए दोनों में से याद कैसे रख सकते हैं, सूर्य नारायण चौधरी और गुरुजी देवनारायण। तो देखिए यहाँ पे नाम है देव, और देव जो होते हैं वो काफ़ी सज्जन होते हैं, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, है ना। तो देव यहाँ पे देव नारायण है, यहाँ पे नाम है। हालांकि यहाँ पे भी सूर्य नारायण है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा गलत आदतों से लिप्त होता है, जबकि देव नारायण जो है वो अच्छे सज्जन होते हैं, गाँव के अच्छे व्यक्ति होते हैं। अगला सवाल इसमें जो पात्र में आता है वो आपका आता है छगन साव। छगन साव जो 5वां पात्र है, ये एक दुकानदार होता है वहाँ का, जो कि कह सकते हैं कि सिंपल जो गांव देहात का जो दुकान होता है, एक होटल होता है, उसी में से पकौड़ी सिंघाड़ा वगैरह बेचता है। साथ ही साथ ये दारू मौत वगैरह भी रखता है अपने दुकान पे। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी तरह से इन सारी चीज़ों को देख करके क्या होता है कि कई बार रोहन और मोहन में ये तरह का टकराव देखने को मिलता है कि, और रोहन काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी करने लगता है कि मोहन का जीवन जो वो लगातार अच्छा होता जा रहा है, और हमारे जीवन के साथ ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे दोनों आपको ध्यान रखना है, एक तो है रोहन और दूसरा है मोहन। मोहन अच्छा व्यक्ति होता है, रोहन जो वो थोड़ा गलत आदतों से लिप्त होता है। मोहन अच्छा होता है क्यों, क्योंकि यह देवा चौधरी या देव नारायण चौधरी के पास इनका उठना बैठना रहता है, देव नारायण चौधरी के यहाँ उठना बैठना रहता है। जबकि ये क्या है, ये सूर्य नारायण के साथ उठना बैठना रहता है, सूर्य नारायण के साथ उठना बैठना रहता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोहन जो है वो अच्छा व्यक्ति होता है, रोहन जो वो थोड़ा सा गलत आदतों से लिप्त हो जाता है, जिसके कारण से इसके जीवन शैली में हर तरह से जो है वो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लगता है। जबकि मोहन के साथ हमेशा हर चीज़ें सकारात्मक रूप से और सही ढंग से सब कुछ चल रहा होता है। इसका शरीर भी अच्छा होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, इनके परिवार भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, इनके बच्चे भी स्कूल में अच्छी शिक्षा जो वो ग्रहण कर पाते हैं, और साथ ही साथ इनका जीवन यापन भी अच्छे से चल रहा होता है। जबकि दूसरी ओर रोहन का सब कुछ कह सकते हैं कि बुरा हाल में देख करके रोहन जो वो बार बार रोता है, और एक दिन अंत में जो है वो जब इससे नहीं रहा जाता है तो जाकर के मोहन से पूछता है कि आखिर में तुम्हारे जीवन का क्या राज है, जिससे तुम अपने जीवन में इतना खुशहाल है और तुम्हारे जीवन इतना सही ढंग से सब कुछ चल रहा है। तो ये बताता है कि आखिर में मेरे साथ जो इसका चल रहा है वो है हमारे साथ जो जिनका गुरुजी हैं उनके बारे में। तो वो बताते हैं अपने गुरुजी के बारे में देव नारायण से। तो रोहन कहता है कि एक बार हमें अपने गुरुजी देव नारायण चौधरी से जहाँ पे मिलवाने के लिए बोलते हैं। तो ये मोहन जो है वो देव नारायण चौधरी के पास मिलाने के लिए लेकर जाते हैं। बीच रास्ते में कह सकते हैं कि इनको एक चीज़ मिलता है, जहाँ पे एक होटल मिलता है, वही छगन साव का। तो छगन साव का दुकान देख करके कह सकते हैं कि रोहन के मुंह थोड़ा सा चटपटाने लगता है कि चलो भाई, यहाँ पे तो चखना भी मिल रहा है और दारू भी मिल रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा जब यहाँ पे जब निकले हैं थोड़ा सा यात्रा में, तो यात्रा का थोड़ा आनंद भी लेना चाहिए। जीवन का थोड़ा सा आनंद, कुछ थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन जीवन का आनंद तो मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या होता है कि ये दोनों होटल जाता है। होटल में जा करके क्या करता है कि रोहन तो जा करके वहाँ पे शराब और कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ खाने लगता है, लेकिन मोहन उसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि इनको वैसा कुछ गलत आदत होता नहीं है जिसके कारण से ये सब कुछ इनका अच्छा चल रहा होता है, ये उसका उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे एक छगन साहब का स्टेटमेंट भी आता है कि यह इनके जीवन पे कह सकते हैं कि या तो अगर छत्र छाया में जे भी रहत उनकर जीवन जो है वो सफल हो जीते। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी मिलता है। खैर, इन चीज़ों को हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी थी। फिर अंत में जो है वो रोहन को जाकर के मोहन अपने गुरुजी देव नारायण चौधरी से मिलाते हैं,
और यहीं पे देव नारायण चौधरी जो गुरु जी हैं वो रोहन को कुछ गुरु मंत्र देते हैं, जिसका कहते हैं कि अगर इसका तुम भली भांति और सही तरीके से इसका पालन करता है तो तुम्हारा जीवन भी कहीं ना कहीं एक अच्छे ट्रैक पे लौट आएगा और तुम्हारा जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा। ये गुरु मंत्र क्या था? तो गुरु देव नारायण चौधरी जी के द्वारा जो 3 गुरु मंत्र इसमें दिया गया था वो था, पहला था कि दारू पिए ले छोड़े हतो। सबसे पहले तो बोला कि तुम जो दारू पी रहा है रोहन को, वो तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दारू जो है वो कहीं ना कहीं शराब जो है वो ये शरीर को हर तरह से नुकसान करता है, तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो तुम्हें ना ही शरीर को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, तुम्हारे घर में भी अच्छे से ढंग से कार्य नहीं करने दे रहा है। तुम्हारा शरीर जब अस्वस्थ होगा तो कहीं ना कहीं तुम कार्य नहीं कर पाएगा, और कार्य नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे जीवन यापन का कह सकते हैं कि जो भी स्रोत है वो सारा स्रोत खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे जीवन में जो वो नकारात्मक प्रभाव यहाँ से भी पड़ रहा है। तो पहला तो तुमको छोड़ना पड़ेगा दारू। दूसरा कि खून पसीना गायर के खाए हतो। जो भी तुम अगर कहीं कुछ 2 वक्त की अगर तुमको अनाज भी चाहिए तो उसके लिए क्या है, तुमको खून पसीना बहाना होगा, मेहनत करके ही खाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी कहावत है और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आराम हराम है, आराम का खाना जो मिलता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक दिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, वो आपके लिए हराम ही सिद्ध होता है। इसलिए जब भी आप 2 वक्त की रोटी भी अगर जुगाड़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेहनत करना सीखें और उसे मेहनत से प्राप्त करने की कोशिश करें। जो मेहनत से चीज़ें आपको मिलती है वो हमेशा आपके लिए सकारात्मक होता है और आपके जीवन में कभी वो कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। तीसरा इसमें जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि छतरल छाया रहे, बैठी उठी सूती न रहे हो। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे क्या है कि बोला जाता है इन तीनों गुरु मंत्र को। जब ये तीनों गुरु मंत्र को रोहन जो वो अपने जीवन में पालन करना शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं रोहन के जीवन में भी इसका बदलाव होता है, और वो भी अपने जीवन में आगे चल करके एक अच्छे नागरिक के रूप में और कह सकते हैं कि एक अच्छे सज्जन के रूप में उभर करके आते हैं। और यहाँ से एक कह सकते हैं कि समाज को एक पॉजिटिव संदेश मिलता है, पॉजिटिव कह सकते हैं कि एक रिजल्ट मिलता है कि अगर अच्छे व्यक्ति के साथ उठना बैठना हो, अच्छे व्यक्ति के साथ अगर आपका आचार विचार हो, अगर बात विचार आपका कर रहे हैं, अच्छे आदमी के साथ आप घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी एक अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। तो यही कहानी का मूल भाव भी है कि जीवन में संगति का असर होता है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा जीवन होता है और वैसे ही हमारे जीवन में प्रभाव भी देखने को मिलता है। यही इस कहानी का मूल भाव है, इससे अधिक इसमें कहानी में कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे कि क्या क्या इस कहानी से प्रश्न जो है आपके लिए बन सकते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अगर बात करें तो छाहर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। सबसे पहला इसमें कहानी में हम बात करेंगे कि छाहर कहानी केकर लिखल रचना लागे, पंचम महतो, संतोष कुमार महतो, वासुदेव महतो या चित्ररंजन महतो। तो बता दें कि छाहर कहानी जो लिखा हुआ चित्ररंजन महतो चित्रा की कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, और चित्ररंजन महतो इनका उपनाम जो वो चित्रा है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन हो सकता है कि सवाल में इस तरह का ना मिले तो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल क्या है कि छाहर कैसन किताब लागे। तो छाहर जो वो किस प्रकार की किताब है, तो यह एक कहानी संग्रह है। क्या है? यह एक कहानी संग्रह है जिसमें कहानियों की संख्या 10 है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल कि छाहर कहानी संग्रह है, कई गो कहानी है। तो अभी हमने बात किया 10 कहानी इसमें जो वो टोटल है। अगला सवाल है कि छाहर कर माने की हवा है। तो छाहर का मतलब क्या होता है? छाहर के अगर मतलब बात करें तो छाया, संसर्ग और नज़दीकी, ये सारा चीज़ इसका मतलब होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो है छाहर कहानी संग्रह प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहे। तो छाहर कहानी संग्रह की अगर बात करें प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। हमने पहले ही इसके बारे में डिटेल से पढ़ रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से उन चीज़ों को आपने कवर किया होगा तो यहाँ से आपके एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो कि आपके नहीं सही होंगे। लगभग सारे प्रश्न आपके हूबहू आपको मिलेंगे और उसे आसानी से आप हल कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2007 में इसका प्रकाशन होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रकाशक क्या है या प्रकाशक कौन है, तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा यह इसका प्रकाशक के रूप में देखने को मिलता है। अगला सवाल है छाहर कहानी मुख्य पात्र के हत।
तो छाहर कहानी के मुख्य पात्र अगर पूछा जाए तो इसमें से कौन सा होगा? रोहन सोहन, रोहन और सूरज नारायण चौधरी, मोहन और देव नारायण चौधरी, या सूर्य नारायण चौधरी और देव नारायण चौधरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रोहन और सोहन। जो गांव का एक गोतिया होता है, दोनों एक ही साथ रहता है, लेकिन दोनों का उठना बैठना एक अलग अलग लोगों के साथ होता है, जिसके कारण से दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जिसका कह सकते हैं कि छाहर या छाया, जो अच्छे व्यक्ति के छत्र छाया में रहता है, उसका जीवन भी अच्छा या अच्छी राह पर निकल के चलता है, और जो बुरे लोगों के साथ या गलत रास्ते पर या गलत व्यक्ति के साथ उनका उठना बैठना होता है, उसके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो यही कहानी था। मोहन जो है वो अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, जिसके कारण से इसका जीवन अच्छा होता है। रोहन जो है वो कह सकते हैं कि सूरज नारायण चौधरी के साथ रहता है, जिसके कारण से इसका जीवन शैली जो है वो थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, जिसके कारण से यह जो आगे चल करके पछताता है। अगला सवाल है कि छाहर कहानी संग्रह पहिलका कहानी के नाम बताओ। तो इसकी पहले कहानी अगर बात करें तो हमने पहले कवर कर चुका है छाहर। छाहर जो इसकी पहली कहानी है, और अंतिम कहानी अगर हम बात करेंगे तो अगला सवाल भी आपसे वही पूछा गया है कि छाहर कहानी संग्रह एक आखिरी कहानी कौन हक है। तो इसका अंतिम कहानी जो है वो है देवता के खाए गेले डाकिन। छाहर कहानी संग्रह के आखिरी कहानी जो है वो है देवता के खाए गेले डाकिन, और पहला कहानी जो है वो है छाहर। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एकर में कौन टा कहानी छाहर के नायक है। तो इसमें से बताना कि इनमें से कौन सी कहानी जो वो छाहर कहानी संग्रह में सम्मिलित नहीं है। तो माय के लोर, बोने के लोर, नावा जमींदार या गुरुजीक फिकीर। तो बता दें कि माय के लोर जो है यह कहानी संग्रह छाहर का नहीं है, जबकि यह सोंध माटी किताब जो विनोद कुमार की रचना है, उस कहानी संग्रह में यह कहानी जो वो शामिल किया गया है। याद रखेंगे माय के लोर जो है ये सोंध माटी कहानी संग्रह में शामिल है। तो सोंध माटी का यह कहानी है, याद रखेंगे यह विनोद कुमार की रचना है, और इसमें भी 10 कहानी टोटल है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला हम बात करेंगे सोंध माटी के बारे में, लेकिन पहले इसके 10 कहानी के बारे में हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एकर में कौन टा कहानी छाहर किताबें शामिल है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी जो है वो छाहर किताब में शामिल है। बोनेक लोर, माय के लोर, ढरकल लोर, या फिर ई सभे। तो बता दें कि ई सभे हो सकता है कि ऐसे सवाल आप इस तरह से टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत होगा। याद रखेंगे यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोनेक लोर। बोनेक लोर केवल जो है यह छाहर कहानी किताब का है, जबकि माय के लोर जो है सोंध माटी का है, और ढरकल लोर तो अभी हम इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हालांकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जिक्र कर लेंगे पूरे अच्छे से। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोनेक लोर। अगला सवाल है कि छाहर कहानी में बोड़ छाहर केकरा कहल गेल है। तो बोड़ छाहर यानी कह सकते हैं कि या तो फिर अमीर छाहर, या तो कह सकते हैं कि धनगर छाहर ककरा कहल गेल है। तो इसके आपको याद रखना कि इसमें से जो बोला गया है वो सूरज नारायण चौधरी के छाहर के बोड़ छाहर, या तो फिर कह सकते हैं कि बोड़ छाहर, या तो फिर क्या है कि जो बड़े लोगों के साथ होता है उसी को छाहर, या तो फिर मोट छाहर बोला गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ में कौन रहता है, किसके साथ रहना उठना बैठना होता है, तो रोहन का, है ना। और देव नारायण चौधरी के साथ कौन रहता है, तो उठता बैठता है तो मोहन। ये दोनों चीज़ याद रखना है। देव नारायण चौधरी गांव के अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो कि आगे हम बात करेंगे कहानी में एक एक करके सारे सवालों से ही आपका सारा टॉपिक जो वो कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल की ओर। छाहर कहानी में छोट छाहर ककरा कहल गेल है। तो छोट छाहर जो कहल गेल है वो कहल गेल है देव नारायण चौधरी के। देव नारायण चौधरी के छोट छाहर कहल गेल है, जकर साथ के रोए तो रोए मोहन, जकर असर जो वो मोहन के जीवन में अच्छा पड़ो है, और ये आगे चल करके अच्छा व्यक्ति के रूप में निकल करके आओ है। अगला सवाल क्या है, छाहर कहानी संग्रह तेसर छाहर केकरा कहल गेल है। तो छाहर कहानी संग्रह के तो मोट छाहर हमने देखा किसको बोला गया, सूरज नारायण चौधरी को। पातर छाहर या तो फिर छोट छाहर ककरा बोलल गेल है, या तो फिर एक धनगर छाहर और एक कह सकते कि कमजोर छाहर ककरा बोलल गेल है, तो वो बोलल गेल है देव नारायण चौधरी के। लेकिन यहाँ पे छाहर कहानी में तेसर छाहर यानी तीसरा छाहर किसको बोला गया है, तो ये बोला गया है छगन साव के। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, छाहर कहानी गांव एक जमींदार के की नाम हल है। तो छाहर कहानी में जो गांव का जमींदार का नाम होता है वो रहता है सूर्य नारायण चौधरी, या तो फिर सुरजू बाबू। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि छाहर कहानी देवा चौधरी के हलत। तो छाहर कहानी में देवा चौधरी जो रहता है वो क्या कौन रहते हैं, तो ये गांव के मास्टर रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गांव एक मास्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है कि रोहन मोहन कौन कहानी मुख्य पात्र हक है। तो रोहन और मोहन कौन कहानी के मुख्य पात्र हक है, तो छाहर कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, और ये दोनों कह सकते हैं कि क्या रहता है, तो दोनों गोतिया रहता है ना। दोनों गांव एक ही गांव का ये दोनों गोतिया रहता है। सुरजू बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो है। तो सुरजू बाबू के घर जो ज़्यादा बेसी आना जाना रहो है वो रोहन के रू है। काहे कि सुरजू बाबू के रू है तो गाँव के जमींदार रू है, और जमींदार के साथ उठल बैठल रू है, जेकर कारण से ये दारू रू पिए ले आदत अगर लग जा है। जबकि मोहन जो है वो गाँव के मास्टर या तो फिर गुरुजी जो देवनारायण चौधरी है ओकर साथ उठना बैठना रहो है। तो देवा चौधरी कर केकर बेसी उठना बैठना या तो फिर आना जाना रहो हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहन के। तो देवा चौधरी घर केकर बेसी आना जाना रहे तो मोहन के, और सुरजू बाबू के घर ककर आना जाना ज़्यादा रहे तो रोहन के। दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल है, और मोहन यहाँ पे बेस लक्षण सीखला काहे कि वो देवा चौधरी के या देवनारायण चौधरी के साथ या मास्टर के साथे वहाँ पे ओकर अपन जीवन बितेला, जबकि रोहन के जो वो गलत लक्षण सीखता है ना। अगला सवाल कि रोहन मोहन कैसन लोक रहत। तो दोनों जो है वो किस तरह का रहता है, तो ये दोनों मजूरा रहता है, यानी दोनों मजदूरी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है, रोहन मोहन में कैसन नाता रहो है। तो ये दोनों क्या है, गोतिया रहता है। क्या रहता है, दोनों गोतिया रहता है। एक ही गांव का ये दोनों गोतिया रहता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बिरजू केकर बापे का नाम लगे। तो रहो है, तो बिरजू जो है वो किसका पिता का नाम रहता है, तो सूरज चौधरी या सुरजू चौधरी या तो फिर सूर्य नारायण चौधरी, जिनके पिता का नाम रहता है बिरजू। और यही जो वो सुरजू चौधरी को बिगाड़ने में इनका भी कुछ योगदान रहता है, क्योंकि जो भी इनको ज़रूरत पड़ता है वो हंसी खुशी ये पूरा सब चीज़ पूरा कर देता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये गलत आदतों से लिप्त होता है। हम ये नहीं कहते कि हर पिता को अपने पुत्रों की या तो कह सकते हैं कि अपने संतानों की हर इच्छा की पूरी ना करें, पूर्ति ना करें, ऐसा नहीं है। आप पूरी करें लेकिन उतना ही जितना उसे आवश्यकता हो। अगर उसे अभी लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि उसे 10 रुपये की आवश्यकता है, तो कोशिश करें कि उसे 8 रुपये या 9 रुपये में उसे बिताने के लिए या तो कह सकते हैं कि उसे काम चलाने के लिए सिखाएं, ना कि उसे 10 के जगह पे 12 दें। 10 के जगह पे अगर आप उसे 12 देंगे तो वो 2 रुपये का जो प्रयोग करेगा वो गलत ही करेगा। तो इसीलिए अगर बच्चे को 10 रुपये की आवश्यकता है तो उसे 10 रुपया दें, या तो फिर 8 रुपये में उसे काम चलाने के लिए सिखाएं या 9 रुपये में काम चलाने के लिए सिखाएं। लेकिन उसे 10 के जगह पे अगर 12 देंगे तो ये 2 रुपये का उपयोग जो करेगा वो गलत तरीके से करेगा, और यही कह सकते हैं कि यही जीवन में आगे चल करके वो गलत रास्ते को ये कह सकते हैं कि चुनने में ये कह सकते हैं कि सहायता सिद्ध होता है। तो इन चीज़ों से आप बचें, और यही एक कह सकते हैं कि संदेश भी है। इस कहानी के माध्यम से कई सारे संदेश निकल करके आता है, उन चीज़ों को भी हम अंत में देखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरजू बाबू या सुरजू चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है, छात घर जो है वो कौन बनवो हल। तो छत घर कौन बनाता है, तो सुरजू चौधरी बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह घर गांव का जमींदार होता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह होता है, जिसके कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छाहर कहानी में कौन कांदा है। छाहर कहानी में कौन कांता है, तो रोहन कांता है, क्योंकि इसका जीवन कह सकते हैं कि उस तरह से नहीं चल रहा होता है, जबकि उसी के उल्टा में मोहन जो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा होता है, और इसका शरीर भी काफ़ी अच्छा हष्ट पुष्ट रहता है। जबकि रोहन का शरीर लगातार शराब के सेवन के कारण से इसका शरीर भी जो है वो बिगड़ता जाता है, जिसके कारण से वो काफ़ी रोता करता है। अब इसका रोने का कारण क्या रहता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं, है ये ना। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है उसी के ऊपर यहाँ पे बताया गया है, और साथ ही साथ अगला सवाल देख लेते हैं कि रोहन के देवा चौधरी की गुरुमंत्र दे हला। तो गुरुमंत्र की दे हला कि दारू पियल छोड़े हतो, खून पसीना गार के खाए हतो, और छैतरल छाहरे बैठी उठी सूती न रहे। तो ये सभी जो वो 3 मूल मंत्र जो वो रोहन को देवा चौधरी देते हैं, या देव नारायण चौधरी जो कि गुरु जी रहते हैं, ये शिक्षा देते हैं, जिसके बाद रोहन का जीवन भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है, और ये भी अच्छे मार्ग पर ये चल पड़ता है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या है, छाहर कहानी रोहन की ले कांदा है। तो छाहर कहानी में रोहन काहे ले कांदा है, तो आपन गरीबी देख करके सबसे पहले, सुरजू बाबू को वफादारी करल से, और साथ ही साथ मोहन के सूखे और टनकायल देख के, ताकि इसका शरीर जो है वो अच्छा भोजन का सेवन करता है, गलत शराब वगैरह का सेवन नहीं करने के कारण से मोहन का शरीर काफ़ी अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, जिसके कारण से इसका शरीर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस सभी कारण से कह सकते हैं कि जो वो रोहन जो वो कांदा है। अगला सवाल क्या है, एकर में कौन टा कहानी छाहर किताबें नाय लागे।
तो इनमें से कौन सी कहानी जो है वो 6 किताबें में शामिल ना है? तो बोनेक्लोर, मायकेलोर, गुरुजी की फिकीर, सांस्कृतिक झगड़ा। तो बता दें कि मायकेलोर या इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मायकेलोर जो है वो 6 किताबें में शामिल ना है। मायकेलोर अगर बात करें तो यह सोंध माटी किताब से लिया गया है, सोंध माटी कहानी संग्रह से लिया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायकेलोर। अगला सवाल है कि एकर में कौनटा कहानी जो है वो 6 किताबें ना ला गए? तो इसमें से कौन कहानी जो वो 6 किताब से नहीं है? तो नावा जमींदार, चोर डाकू और लुटेरा, समय कटवा ताश खेला, ये तीनों तो है, जबकि अजवायर भौजी मेड़ाल चेंगा यह जो इसका कहानी नहीं है, जबकि यह किसकी कहानी है? तो यह सोंध माटी की रचना है ना, सोंध माटी किताब में शामिल है, तो सोंध माटी कहानी से लिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं कि एकर में कौनटा कहानी 6 किताबें छपल है? ओद दीदा, दू पहला जोनरा, मलकी बहू, हम कैसे जियब। तो हम कैसे जियब अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, ये जो है वो 6 किताब से शामिल है, जबकि ये तीनों ऊपर का ओद दीदा, दू पहला जोनरा और मलकी बहू, ये तीनों जो है वो सोंध माटी से लिया गया कहानी है। तो ये तीनों जो है वो सोंध माटी की कहानी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका कि 6 कहानी मुख्य भाव की है। तो 6 कहानी का अगर मुख्य भाव की अगर बात करें तो वो है क्या कि उठन बैठन या संगत कर असर पड़ो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो वो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। आपका ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 6 कहानी के मूल भाव की हक है, उठन बैठन के असर पड़ो है, संगत कर असर पड़ो है, या जैसन संगत तैसने बुध विचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे और आपका अगला जो इसमें टॉपिक होगा, अगला कहानी जो होगा वो बोनेक्लोर होगा, उसके बारे में हम जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से, इन चीज़ों को हम लाइव के थ्रू हम जोड़ पाएँ, और उसको जोड़ने का प्रयास हमारा चल रहा है। कुछ कंडीशंस है, कुछ कह सकते हैं कि तकलीफ़ें हैं अभी जिसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे वो उस चीज़ को सारा चीज़ मेरा सब कुछ सही होता है, वैसे हम आपके बीच लाइव लेकर के लाइव सेशन में हम जुड़ेंगे, और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी नज़र आएगा, ताकि आप वहाँ पे क्या है कि सारे प्रश्नों को आप आसानी से उस समय जवाब दे पाएंगे, और आपका एक लाइव टेस्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम भी यही चाह रहे हैं कि आपके साथ हम लाइव जुड़ें, जिससे हमको भी काफ़ी ज़्यादा इच्छा है और हमको भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि आपके साथ हम लाइव जुड़े। तो और कई लोगों का ये सवाल भी है, लगातार ये मैसेज भी कर रहे हैं कि लाइव कब आपका वीडियो आता है, कब आपका है। तो अभी तक हम लाइव नहीं जुड़े हैं, लेकिन जल्द ही आपके बीच हम लाइव लेकर के हम जरूर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, खुश रहना सीखें और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करते रहें। आप एग्ज़ाम जब भी हो उसके लिए आपको ये चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको ये चिंता ज़रूर करना है कि अगर 1 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ये आपसे अपने आप से आप सवाल करें। अगर आपका सकारात्मक जवाब मिलता है तो बिल्कुल आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि रिलैक्स फील करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर 1 महीने या 2 महीने में भी एग्ज़ाम होगा, फिर भी हमारा उतना अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, तो आप अपनी कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास करें, और जहाँ पे आपका थोड़ा कमजोरी है उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।